Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in 18th lecture of Machine Design and Drawing 2. Actually in last lecture there was some technical problem regarding audio as well as video. So let us repeat the same lecture on fluctuation of energy. Here before we have dealt with the fluctuation of speed, which was nothing but the difference between maximum speed and minimum speed, and later on we have discussed coefficient of fluctuation of speed. So it was the ratio of maximum fluctuation of speed to the mean speed. Okay, so fluctuation of speed क्या था? Difference between maximum and minimum speed. और कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन क्या है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ सेम ने ये डिराइव किया था, वेयर सी एस इज अ सिंबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड n1 and n2 आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड एंड n स्टैंड्स फॉर मीन स्पीड. सो n की वैल्यू क्या है? n1 प्लस n2/2. सो ये रिलेशन फाइनल रिलेशन है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन. सो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड वी हैव रिप्लेस्ड n1 and n2 by ω1 and ω2, and in terms of linear speed letters are replaced by v1 and v2. Instead of n1 or ω1 we have used v1 and v2. So this is of coefficient of fluctuation of speed. So what was the definition? Coefficient of fluctuation of speed is defined as it is a ratio of maximum fluctuation of speed to the mean speed. Okay, उसका ही अगर रेसिप्रोकल करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का, तो इसका ही रेसिप्रोकल है कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस. सो m is a letter which is used to define coefficient of steadiness, which is a reciprocal of what? Coefficient of fluctuation of speed. सो जो रेशो और जो रिलेशन आपको यहाँ पे मिले हैं उसका ही रेसिप्रोकल रहेगा सीधा सीधा, लाइक n/n1 - n2. ओके, सो ये हमने एक्चुअली कवर किया है ऑलरेडी. हमने स्टार्ट किया था फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने टर्निंग मोमेंट और क्रैंक एंगल के टर्म्स में फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड और फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या थी ये हमने डिफाइन किया था. तो बाय डेफिनेशन फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या रहेगी? अगेन इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी. तो कंटिन्यूसली एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी वो फ्लक्चुएट हो रही है एज पर द क्रैंक एंगल. तो यहाँ पे जैसे टर्निंग मोमेंट है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे है क्रैंक एंगल. ओके, सो वी हैव कंसिडर्ड दिस एग्जांपल फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन. ओके, सो वी हैव टेकन एग्जांपल फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन. तो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है टर्निंग मोमेंट वाई एक्सिस पे है मतलब टॉर्क, एंड वाई एक्स एक्सिस पे है क्रैंक एंगल. तो क्रैंक एंगल स्टार्टेड फ्रॉम 0 डिग्री, 90, 180, 270 एंड 360. इसका मतलब है हमने कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कंसिडर किया है जिसमें 180 तक हाफ रिवॉल्यूशन एंड 360 तक रिमेनिंग हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है. ओके, सो ये जो आपको कर्व दिख रहा है ये क्या डिफाइन कर रहा है? इट इज़ डिफाइनिंग द डिफरेंट टॉर्क वैल्यूज एट अ डिफरेंट क्रैंक एंगल. तो जैसे जैसे क्रैंक मूव हो रही है बाय रोटेशन, वैसे वैसे टॉर्क की अलग अलग वैल्यू यहाँ पे मिल रही है. ओके, सो लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट टर्निंग मोमेंट इज जीरो व्हेन क्रैंक एंगल इज जीरो. डेफिनेटली कि जब एंगुलर पोजीशन कुछ भी अचीव नहीं हुई है उस टाइम टर्निंग मोमेंट मतलब टॉर्क की वैल्यू भी जीरो है. एज योर क्रैंक एंगल मूव्स फ्रॉम 0 डिग्री ऑनवर्ड्स जस्ट लाइक 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो वैसे वैसे आपकी टॉर्क वैल्यू बढ़ रही है. ओके, सो इट राइजेस टू मैक्सिमम वैल्यू व्हेन अ क्रैंक एंगल रिचेस टू 90. तो मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू 90 पे 270 पे मिल रही है. तो ये कैसा है? ये एक लूप के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है. तो बी पे मतलब 90 पे मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, उसके बाद में टॉर्क वैल्यू कम हो रही है, धीरे धीरे फिर से 180 पे जीरो हो गया. अगेन इट इज़ राइजिंग एंड गेट मैक्सिमम एट 270 लाइक पॉइंट डी, और बाद में फिर से वो कम होगा, डिक्रीज होगा और कम्स टू जीरो एट एन एंगल ऑफ 360 डिग्री. सो इसमें जो दो लूप हाफ
और सेमी सर्कल हमने कंस्ट्रक्ट किए ही, ये जो एक पार्शियल लूप है, रिमेंड लूप है, तो ये हो गया आपका अलग अलग स्ट्रोक। तो सपोज इसको कंसिडर किया है कि दिस इज योर आउट स्ट्रोक एंड दिस इज योर इन स्ट्रोक। ओके, दिस इज योर इन स्ट्रोक। सो दो कर्व और दो स्ट्रोक यहाँ पे कंसिडर किए। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सिंस द वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ टर्निंग मोमेंट एंड द एंगल टर्न, हमें पता है वर्क डन क्या रहता, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमारे पास में इंस्टेड ऑफ फोर्स वी हैव टॉर्क and instead of linear displacement we have a angular displacement, angle. So it is a work done is what? It is a product of torque and theta. Okay, torque and theta. तो ये जो कर्व यहाँ पे इस डायग्राम में शो हो रहा है, ये क्या है, ये सीधा सीधा वर्क डन शो करेगा। तो वर्क डन क्या रहेगा, उस ग्राफ और उस कर्व के अंडर जितना एरिया कवर हुआ है वो आपका क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा। Okay, so therefore area of the turning moment diagram represents the work done per revolution. Okay, so जो कर्व आपको दिख रहा है उसके अंडर जितना एरिया कवर हुआ है वो शो करेगा उतना वर्क डन हुआ है। सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंजन इज एज्यूम्ड टू वर्क अगेंस्ट मीन रेजिस्टिंग टॉर्क एज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन AF। आइडियल केस में ये जो लाइन आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन AF, दिस इज यू कैन से एवरेज टॉर्क, एवरेज टर्निंग मोमेंट, ओके, और रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन। तो ये आइडियल केस है, कभी हमारा टॉर्क एक्सीड हो रहा है उस लाइन से, कभी उससे कम भी मिल रहा है, तो ये रहेगी एक एवरेज लाइन विच शोज एवरेज वैल्यू ऑफ टॉर्क और टर्निंग मोमेंट फॉर द इंजन। सो इस लाइन और इस रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के अगेंस्ट हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, या फिर वर्क डन हमें रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम हो रहा है। लेकिन किसके रेफरेंस में हम कैलकुलेट करेंगे, हम हर बार ये जो रेफरेंस लाइन है और जो रेफरेंस रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन है एवरेज वाली, उसके रेफरेंस में हम इन वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सो द हाइट ऑफ ऑर्डिनेट ए मतलब ये पार्ट, स्मॉल a to कैपिटल A, this part, okay, this part represents mean height of turning moment diagram, okay. So कहाँ पे लिया अपने एवरेज लाइन, यहाँ पे बस इतने डिस्टेंस पे। तो ये हाइट क्या शो कर रहा है, हाइट ऑफ मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन। ये पार्ट में इरेज कर देता हूँ। ओके, now since it is assumed that work done by turning moment per revolution is equal to the work done against mean resisting torque, तो वर्क डन कितना कंसिडर किया है, रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के अगेंस्ट जितना वर्क डन हुआ है उतना एक्चुअल वर्क डन कंसिडर किया गया। ओके, इट इज assumed that work done by the turning moment per revolution is equal to the work done against mean resisting torque। तो इसके रेफरेंस में जितना वर्क डन हुआ है वो हम क्या मतलब वो हम कंसिडर करेंगे कि एग्जैक्टली उतना ही वर्क डन हुआ है। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल AAFE, देखो यहाँ पे AAFE इज प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन अगेंस्ट मीन रेजिस्टिंग टॉर्क। AAFE क्या है, ये है आपका AAFE, ये बॉक्स पूरा का पूरा, ये बॉक्स क्या शो कर रहा है, ये है एवरेज टॉर्क, या फिर ये हो गया आपका कंप्लीट बॉक्स क्या शो करेगा, ये कंप्लीट एरिया है ना, तो ये क्या शो करेगा, दिस इज अ एवरेज वर्क डन टू बी डन, दैट इज इट इज रिक्वायर्ड, इतना होना चाहिए। ओके, बट एक्चुअली उतना नहीं हो रहा है, कभी कहीं पे वर्क डन ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। तो ये हो गया आपका मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन का वर्क डन। ना यहाँ पे देखो, द मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन AF cuts the turning moment diagram at point B, C, D and E। तो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है AF, इसको जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है ये वाली पार्ट, मतलब ये कर्व, इसको कहाँ पे कट कर रहा है, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, D पॉइंट पे, E पॉइंट पे और F पॉइंट पे।
इतने पॉइंट पे मेन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन ने टर्निंग मोमेंट ग्राफ को कट किया है. सो और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन आर बी, सी, डी, ई एंड एफ. एफ ने नहीं किया, बस ई तक है. ओके. व्हेन क्रैंक एंगल मूव्स फ्रॉम ए टू पी, जब क्रैंक एंगल आपका ए टू पी मतलब 0 डिग्री और उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री है, सपोज पी तक गया, सपोज यहाँ पे 90 है, आप पकड़ लो 40 और 50 और सपोज 45. तो क्रैंक एंगल जब 45 0 to 45 जा रहा है, सो वर्क डन बाय इंजन इज इक्वल टू द एरिया ए बी पी. इतना ए बी पी कौन सा है, ये वाला ए बी पी. ओके. तो जब 0 to P इतना एंगल मूव हो रहा है बाय क्रैंक, तो वर्क डन कितना हुआ, ए बी पी इतना ट्रायंगल. मैंने पहले बोला था वर्क डन क्या रहेगा, उस ग्राफ ने कवर किया हुआ एरिया अंडर द ग्राफ. ओके, एरिया अंडर द ग्राफ. तो इतना हुआ है. हमने पहले बोला था कि एवरेज कितना रहेगा, रिक्वायर्ड कितना रहेगा, रिक्वायर्ड मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन तक रहेगा, मतलब ये रहेगा आपका रिक्वायर्ड. मतलब ये बॉक्स रिक्वायर्ड था और एक्चुअली बस ट्रायंगल इतना ही वर्क डन हुआ. बॉक्स वाला ये रिक्वायर्ड था. ओके, ए और ये बी और पी, लेकिन हुआ कितना, बस ये ट्रायंगल इतना ही हुआ. तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी और वर्क डन कम हुआ. तो जितना वर्क डन कम हुआ है, सो इन अदर वर्ड्स द इंजन हैज़ डन लेस वर्क इक्वल टू द एरिया ए बी. बस इतना एरिया, ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम में, इतना एरिया, इतना वर्क डन कम हुआ है, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट. तो जितनी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट बॉक्स की थी, कंप्लीट सिर्फ ये ट्रायंगल हुआ. तो ये जो रिमेन ट्रायंगल है ये रह गया. इतना वर्क डन कहाँ से कॉम्पेंसेट होगा, वो कॉम्पेंसेट होगा फ्लाई व्हील से. ओके. सो ऑलरेडी जैसे फ्लाई व्हील रन में है, इंजन रन में है. ओके, रिवॉल्यूशंस के कंटिन्यू शुरू है. तो पहले रिवॉल्यूशन में जितनी एनर्जी फ्लाई व्हील ने स्टोर करके रखी थी, तो यहाँ पे जो वर्क डन इंजन से कम हुआ वो कॉम्पेंसेट फिर से फ्लाई व्हील से होगा. फ्लाई व्हील उसको अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे वो वर्क डन फुलफिल होगा. ओके. सो अगर फ्लाई व्हील अपनी एनर्जी ये इतना वर्क डन कॉम्पेंसेट करने के लिए दे रहा है, तो फ्लाई व्हील की स्पीड, उसकी एनर्जी कम होगी. ओके. सो सी हियर the amount of energy is taken from flywheel and hence speed of flywheel decreases. तो जो पार्ट रह गया था, कौन सा वाला पार्ट, यहाँ पे ये देखो, ये जो इतना पार्ट कवर नहीं हुआ था क्योंकि बस इतने वर्क डन हुआ था, तो ये जो पार्ट कवर नहीं हुआ है, इतना वर्क डन किससे लिया है, फ्लाईव्हील से लिया है. सो फ्लाईव्हील अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी जो स्पीड एनर्जी वो डिक्रीज होगी. नाउ क्रैंक मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू. नाउ लेट अस प्रोसीड. अब एंगल आपका पी टू क्यू जा रहा है, तो पी टू क्यू में क्या हो रहा है, जो वर्क डन अब फिर से इतना ही रिक्वायर्ड है. हर बार आपका रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन तक ही रिक्वायर्ड रहेगा, लेकिन वर्क डन कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इतना हो रहा है. ओके, ये वाला वर्क डन हो रहा है. तो ज़्यादा वर्क डन हो रहा है, रिक्वायरमेंट कम है, वर्क डन ज़्यादा हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा वर्क रहेगा वो फिर से फ्लाईव्हील को ट्रांसफ़र किया जाएगा. मतलब फ्लाईव्हील उतनी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा वर्क डन सेव कर लेगा. सो अगर फ्लाईव्हील को वो वर्क डन जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अल्टीमेटली फ्लाईव्हील की स्पीड बढ़ेगी. ओके. सो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है वर्क डन. ओके. सो देयरफॉर इंजन डन मोर वर्क देन द रिक्वायरमेंट. सो दिस एक्सेस वर्क stored in a flywheel and hence speed of flywheel increases while crank moves from P to Q. तो जब P to Q जा रहा है तो flywheel की स्पीड बढ़ेगी क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क डन उसमें ऐड हो रहा है. Similarly, when crank moves from Q to R, more work is taken from engine is developed. आगे बढ़ो, मतलब अब यहाँ पे Q to R जाना है, तो आपको दिख रहा है कि रिक्वायरमेंट अब ये बॉक्स की है और वर्क डन तो बस इतना ही हो रहा है. नेगेटिव लूप है यहाँ पे, तो इतना ही वर्क डन हो रहा है, ज़्यादा चाहिए हमें, तो फिर से अब फ्लाईव्हील से एनर्जी लेंगे, तो यहाँ पे फ्लाईव्हील की स्पीड कम हो जाएगी. तो जहाँ जहाँ फ्लाईव्हील अपनी स्पीड, अपनी एनर्जी, जो वर्क एक्स्ट्रा वर्क डन है अगर कम है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए यूटिलाइज होगा, तो वहाँ पे फ्लाईव्हील की स्पीड कम होगी. जहाँ पे वर्क डन एक्स्ट्रा हुआ है, जस्ट लाइक नेक्स्ट पार्ट, तो जैसे ये वाला पार्ट, इतना, इस पार्ट में रिक्वायरमेंट इस बॉक्स की है, वर्क डन ज़्यादा हो रहा है, तो एक्स्ट्रा वर्क डन अगेन
will be transferred to flywheel, so that speed of flywheel will be increased. Okay, so to supply this loss, flywheel gives up some energy and thus the speed decreases while crank moves to Q to R. Q to R में स्पीड कम हो रही है, फिर से R to S में स्पीड बढ़ रही है. ओके, तो ये कंटिन्यू रहेगा. तो ये जो दिख रहा है आपको कि कहीं पे एक्स्ट्रा एनर्जी फ्लाईव्हील को सप्लाई हो रही है, कहीं पे एक्स्ट्रा वर्क फ्लाईव्हील परफॉर्म कर रहा है. तो ये जो अप्स एंड डाउन है, जो ये लूप बन रहे हैं, सेमी सर्कल बन रहे हैं, बी बी सी, सी सी डी, डी डी ई, ठीक है ना, ये बी बी सी हो गया, सी सी डी हो गया या डी डी ई हो गया, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम, ये क्या है आपके, दीज आर दी फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी. यहाँ पे एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है. ओके, तो दिस इज नोन एज अ फ्लक्चुएशन इन एनर्जी. नाउ little consideration will show that engine has a maximum speed either at Q or S. तो यहाँ पे देखो, जैसा ये जो पहला लूप है बी बी सी. ओके, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क डन हुआ था, एक्स्ट्रा वर्क डन फ्लाईव्हील को ट्रांसफर होगा. तो यहाँ पे फ्लाईव्हील ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे रहेगी पॉइंट सी पे. सी पे मतलब यहाँ पे नीचे देखो वो क्यू पॉइंट है. वैसे ही जो नेक्स्ट लूप है, जो पॉजिटिव लूप है, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है फ्लाईव्हील की, तो ये जो पॉइंट रहेगा एफ. एफ मतलब नीचे देखो एस पॉइंट. तो क्यू पॉइंट या फिर एस पॉइंट पे फ्लाईव्हील की स्पीड मैक्सिमम रहेगी. वैसे ही जहाँ पे फ्लाईव्हील एनर्जी दे रहा है वो पॉइंट मतलब इससे पहले का, जैसे लाइक बी पॉइंट, तो बी पॉइंट नीचे क्या है, पी पॉइंट है. और यहाँ पे भी, यहाँ पे एनर्जी दी थी, तो ये जो डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट मतलब यहाँ पे आर पॉइंट है. तो पी हो या फिर आर हो, ये क्या पॉइंट है, यहाँ पे एनर्जी मिनिमम रहेगी. ओके, और जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वहाँ पे स्पीड मैक्सिमम रहेगी. सो ऑन अदर हैंड इंजन हैज मिनिमम स्पीड आइदर एट P और R. रीजन क्या है, फ्लाईव्हील गिव्स आउट सम ऑफ इट्स एनर्जी व्हेन क्रैंक मूव्स फ्रॉम A to P और फ्रॉम Q to R. डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी इज नोन एज अ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. ओके, ये क्लियर हुआ है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव अगेन कंसिडर्ड वन 4-stroke engine just like a internal combustion engine, okay, which is of 4-stroke. तो यहाँ पे 4 स्ट्रोक दिखा है, सक्शन यहाँ तक, बाद में कॉम्प्रेशन, बाद में वर्किंग और एक्सपांशन यू कैन से, एंड लास्ट वन इज एग्जॉस्ट. Okay, so we know that in 4-stroke internal combustion engine there is a one working stroke after crank has turned through 720 degree. तो 4 स्ट्रोक कौन से है, सक्शन है, कॉम्प्रेशन है, वर्किंग है और एग्जॉस्ट है. तो इसमें जो वर्किंग स्ट्रोक मतलब क्या है, एक्सपांशन स्ट्रोक. नाउ सिंस द प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, देयरफॉर नेगेटिव लूप इज फॉर्म्ड एज शोन इन फिगर. तो सबसे पहला सक्शन स्ट्रोक मतलब क्या, जहाँ पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर सक हो रहा है तो वहाँ पे एक निगेटिव लूप फॉर्म बनेगा. ओके, बिकॉज यहाँ पे इनसाइड दी सिलेंडर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो निगेटिव लूप बनेगा. सेकंड है आपका कॉम्प्रेशन स्ट्रोक. कॉम्प्रेशन भी एक हाइयर निगेटिव लूप रहेगा. क्यों, बिकॉज वर्क इज डन ऑन द गैसेस. हम गैस को उस मिक्सचर को, एयर फ्यूल मिक्सचर को, गैसेस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ हाइयर निगेटिव लूप एज फार एज कॉम्प्रेशन स्ट्रोक इज कंसर्न. ओके, so work is done on the gases, therefore higher negative loop is obtained. Now in the working stroke, working means ये पावर स्ट्रोक बोलो, एक्सपांशन स्ट्रोक बोलो. तो एक्सपांशन मतलब क्या, जहाँ पे आपका एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा, एक्सपांड होगी गैसेस. ओके, सो फ्यूल बर्न्स एंड गैस एक्सपांड, देयरफॉर लार्ज पॉजिटिव लूप इज फॉर्म्ड. ओके, मैक्सिमम वर्क डन यहीं पे मिलेगा. ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक, लास्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या है कि जो बर्न गैसेस है वो एक्सेल हो गए आपकी इंजन से थ्रू द साइलेंसर. सो अगेन वर्क इज डन ऑन गैसेस, तो अगेन यहाँ पे एक निगेटिव लूप फॉर्म होगा. सो एक कंप्लीट जो साइकिल है वो 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होगी. सक्शन और वर्किंग साइमल्टेनियसली चलेंगे, कॉम्प्रेशन और एग्जॉस्ट साइमल्टेनियसली चलेगी, और एक स्ट्रोक 180 डिग्री का है. सो 180, 360, 540 एंड 720. ओके, नाउ टर्निंग मोमेंट ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन इज शोन बाय वीवी कर्व एज शोन इन फिगर. तो एक जनरल डायग्राम है यहाँ पे
कंटिन्यूस, जहाँ पे एग्जैक्टली आपको सक्शन, कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट नहीं दिखाया है, ठीक है। जो स्ट्रोक है और जो एनर्जीज है बस वो अपर लूप शो करेगा, ये जो यहाँ पे हाफ जो सर्कल है वो शो करेगा कि ये एनर्जी ऐड हुई है। तो सपोज ये हुई आपकी मीन लाइन AG, तो जो अपर लूप है वो शो करेगा कि एनर्जी ऐड हो रही है, और जो डाउन लूप्स है A2, A4 एंड A6, दीज आर शोइंग एनर्जी गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, एनर्जी कम हो रही है। ओके, सो लाइन AG रिप्रेजेंट्स द मीन टॉर्क लाइन, A1, A3, A5 with the area above the mean torque, and A2, A4 and A6 are the area below the mean torque line. Okay, तो मैंने जैसे बोला कि जितनी ऊपर की लूप है मतलब उसका मतलब क्या है कि एनर्जी ऐड हो रही है, और जितने डाउन लूप है A2, A4, A6 एनर्जी सब्ट्रैक्ट हो रही है। नाउ एज पर गिवन डायग्राम में क्या है, वाई एक्सिस पे टर्निंग मोमेंट और एक्स एक्सिस पे क्रैंक एंगल। ओके, सो जैसे देखो कि सपोज लेट एनर्जी इन अ फ्लाईव्हील एट ए, तो ये जो पॉइंट है, जैसे ये हो गया आपकी टर्निंग मोमेंट का ग्राफ, और AG इज अ मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन सपोज। तो यहाँ पे जो पॉइंट बने हैं A, B, C, D, E, F और G, ठीक है, इन हर एक पॉइंट पे ट्रेस किया है कि एनर्जी की वैल्यू क्या है। तो सपोज एट पॉइंट A एनर्जी इज E, ये पॉइंट E नहीं है, ठीक है, बस एनर्जी की वैल्यू लिखिए। सपोज कि कोई एनर्जी है, सपोज E है, तो अगर A पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, E है, तो B पे कितनी हो जाएगी, तो यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस डायरेक्शन में हम सभी एनर्जीज सम अप करते जाएंगे। सो एनर्जी एट B विल बी एनर्जी एट A प्लस दिस लूप, ये पॉजिटिव लूप है, तो एनर्जी एट A कितना है, E है, प्लस A1 क्यों, क्योंकि ये लूप है पहले। वैसे ही एनर्जी एट C क्या रहेगा, पहले का यहाँ का E प्लस A1, और A2 ये माइनस रहेगा क्योंकि ये डाउन लूप है, मतलब एनर्जी माइनस हो रही है। सो एनर्जी एट C इज E प्लस A1 माइनस A2। एनर्जी एट D विल बी अगेन E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3, D तक क्योंकि A1 A3 ऐड हो रहे हैं और A2 माइनस हो रहा है। वैसे ही E तक निकालेंगे, हर एक पॉइंट पे एनर्जी निकाल रहे। तो जैसे F पे क्या आएगा, E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 लाइक, और G पे क्या निकलेगा, लास्ट में जितने पॉजिटिव लूप है सब ऐड, सो A मतलब E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6। तो सपोज ये हो गया कंप्लीट साइकिल। तो यहाँ पे और यहाँ पे सब अगर एनर्जी सेम है एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट G, क्योंकि हमने जैसे इस डायरेक्शन में काउंट किया, अगर हम इस डायरेक्शन में काउंट करते तो पहला पॉइंट हमारा G रहेगा और लास्ट पॉइंट हमारा A रहेगा। सो इन दैट कॉन्टेस्ट हमने एनर्जी एट A और एनर्जी एट G ये सेम लिया है। नाउ लेट अस नाउ सपोज दैट मैक्सिमम ऑफ दिस एनर्जी इज एट B एंड मिनिमम एट E। ऐसा एज्यूम किया कि सपोज B पॉइंट पे एनर्जी मैक्सिमम है, ओके, और E पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम है। सपोज दिस इज जस्ट कंसिडरेशन, वी नो वेरी वेल अबाउट एनर्जी एट पॉइंट B एंड एट E। तो B पे एनर्जी कितनी है, B पे एनर्जी E प्लस A1 है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा था। और मिनिमम एनर्जी कहाँ पे हमने कंसिडर की है, सपोज E पे, तो E पे एनर्जी कितनी है, E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, ठीक है, इस रिलेशन से। नाउ फॉर्मूला क्या था हमारा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी क्या थी, इट इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमने निकाला, डेल E इज मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी इज एट B एंड मिनिमम एनर्जी इज एट E। तो दोनों एनर्जी जस्ट लिखी, E प्लस A1 माइनस E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। तो फाइनली पर्टिकुलर एक वैल्यू मिलेगी, जैसे E कट गया, A1 कट गया, सो माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, और A2 माइनस A3 प्लस A4। ओके, तो ऐसे हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर बाकी एनर्जीज एट डिफरेंट पॉइंट अगर दी है तो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। So next part of this will be discussed in next lecture. Okay, thank you.